नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 23 जनवरी को हर साल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है, जन्मदिन मनाया जाता है। और इस बार जो 2021 में 23 जनवरी को 125वां जन्म दिवस मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी का, उसमें केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस बार से यानी 125वीं जयंती अर्थात 23 जून 2021 से हर साल 23 जून को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस को के रूप में इसका मनाने का उद्देश्य यही है कि देश दुनिया में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सभी को जानकारी मिल सके, उनके जो पराक्रम है, उनका जो एक तरीके से शौर्य है, उसके बारे में जन जागरूकता हो सके। इससे संबंधित बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और बड़े बड़े व्यक्तित्व ने ट्वीट करके इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया है। जैसे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट करके एक तरीके से केंद्र सरकार को बधाई दी है। तो जानेंगे थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है वो कटक में हुआ था। 23 जून 1897 को कटक में हुआ था। कटक एक उड़ीसा में एक क्षेत्र है। जब उड़ीसा प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेज़ों के समय में, तो उड़ीसा का ये क्षेत्र होता था कटक। अभी वर्तमान में कटक देखा जाए तो लगभग महाराष्ट्र के आसपास है। महाराष्ट्र में या उड़ीसा में कटक है, उड़ीसा में ही है। कटक में आप जानते होंगे कि जो राष्ट्रीय चावल संस्थान है उसका केंद्र भी कटक में ही है। तो कटक में उनका जन्म हुआ था। एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनका भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसको भी उन्होंने ज्वाइन किया था और उसी के अंदर में ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का उन्होंने पार्टी बना ली थी। बाद में वो उसी पार्टी जो थे वो आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसी के अंदर में ही एक अलग पार्टी बना लिए थे और बाद में उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से बर्खास्त भी कर दिया गया, हटा भी दिया गया था। तो उनका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है वो संबंध लगभग कम रहा, लेकिन जब तक रहे तो वो लोकप्रिय नेता के रूप में काम करते रहे थे। 1921 में, जैसा कि आपको पता है कि 1920-21 में महात्मा गांधी जी ने देश में एक बहुत बड़ा ऐलान किया था असहयोग आंदोलन का, यानी कि डिसओबीडियंट रिवॉल्यूशन एक तरीके से था, असहयोग आंदोलन टाइप का था। तो उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया था। उस समय वो विदेश में थे, तो विदेश से इनको देशबंधु चित्तरंजन दास से जो खत होता है, लेटर होता है, उससे वार्तालाप होती थी। तो उसके थ्रू पता लगा कि देश में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो वो लगभग जुलाई 1920-21 में वो आए, महात्मा गांधी जी से मिले। उस समय वो महात्मा गांधी जी मुंबई में थे, तो मुंबई में आकर के उनसे मिले। फिर वो पहली मीटिंग थी महात्मा गांधी जी से। तो महात्मा गांधी जी ने बोस जी से कहा कि आप जाइए, बंगाल में जो डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा है वहाँ की कमान संभाल रहे हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे, उस समय जो बंगाल वाला एरिया था वहाँ पर असहयोग आंदोलन की पूरी भूमिका वो निभा रहे थे। तो गांधी जी ने भी कहा कि आप वहाँ पर जाइए और उनके साथ मिल करके काम कीजिए और असहयोग आंदोलन को अच्छा बनाइए और थोड़ा सा सुदृढ़ करिए उसको। तो वो वहाँ से चले आए, पश्चिम बंगाल आए, या कहें कि बंगाल आए, देशबंधु जी से मिले। देशबंधु जी ने उनको कार्यभार सौंपा, उन्होंने काम भी किया महापालिका में। उन्होंने चित्तरंजन दास जी ने एक तरीके से, जो कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में ही दो प्रकार की जो विचारधाराएं चल रही थी कि एक लोगों को अपरिवर्तनवादी रहना चाहिए, कुछ लोगों को जो है सक्रिय रूप से भूमिका निभानी चाहिए। तो देशबंधु चित्तरंजन दास एक तरीके से वोटिंग वाले पक्ष में थे कि हम वोट करके जा करके पार्लियामेंट, या कहें कि जो उस समय का विधानसभा या विधान परिषद है, उसमें जा करके उस तरीके से हम अपना मूवमेंट आगे बढ़ाएं। तो उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता भी और अच्छा काम भी किया। महापालिका के एक पद पर सुभाष जी को भी नियुक्त किया, उन्होंने भी अच्छा काम किया। पूरा जो ढांचा है उसको बदला, एक कार्य संस्कृति जो है उसको भी उन्होंने चेंज किया, वहाँ पर अच्छा काम किया था। लेकिन 1921 में एक घटना हो गई थी जिसमें जो असहयोग आंदोलन है उसको स्थगित करना पड़ा गांधी जी को। एक हिंसात्मक गतिविधि हो गई थी। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था गांधी जी द्वारा कि असहयोग आंदोलन जो पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है उसको एक तरीके से रद्द कर देना। तो सुभाष जी भी इससे दुखित हुए। उन्होंने अपना आत्मकथा लिखा है, द इंडियन स्ट्रगल करके। उसमें उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है कि
जिस समय पूरे देश भर में एक तरीके से उल्लास था, लोग असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, उस समय इतने बड़े आंदोलन को भंग कर देना, जो कि एक देशव्यापी आंदोलन था, सभी लोगों को इसमें सहयोग मिल रहा था, उस समय असहयोग आंदोलन को बंद कर देना, ये एक तरीके से दुख वाला माहौल हो गया था उस समय। जो गर्म दलीय थे या जो राष्ट्रवादी थे जैसे सुभाष जी वगैरह, तो इन लोगों को इससे थोड़ा सा दुख हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अगर देखेंगे, उनका पूरा जीवन चरित्र देखेंगे, तो ये बहुत सारे देशों में यात्राएं इन्होंने की भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, जैसे कि सिंगापुर, जापान, कोरिया, रूस, जर्मनी, जापान तो हो ही गया, इसके अलावा इटली भी। इन्होंने लगभग ऑस्ट्रिया में, या कहें कि जो यूरोप महाद्वीप है, लगभग 1933 से 36 तक 3-4 साल वहाँ पर रहे थे। तो ऑस्ट्रिया में जब वो थे तो किसी ऑफिस में वो काम कर रहे थे, अपना ही काम कर रहे थे, तो उसमें कुछ लेखन काम कर रहे थे, तो उनको कुछ टाइपराइटर की ज़रूरत थी। तो एक एमिल करके एक लेडी थी, इनका नाम है एमिली शेंकल। तो एमिली शेंकल उनके संबंध में आई, तो सुभाष जी और एमिली शेंकल के बीच में थोड़ा सा आकर्षण हुआ और दोनों का विवाह हो गया। और उस समय नाजी जो साम्राज्य है वो चल रहा था वहाँ पर, तो वहाँ पर विवाह हो नहीं सकता था, तो वो कहीं जाकर के दूसरी जगह पर पूरा हिंदू रीति रिवाज से सुभाष जी ने एमिली शेंकल से विवाह किया था। वो ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। और फिर 1943 या कहीं 1940 के दशक में वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। 1941 में वो सिंगापुर भी गए, वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की भी उन्होंने स्थापना की थी। उसके वो एक तरीके से वो सेना नायक थे, सेनापति थे, प्रधान सेनापति थे, और उन्होंने वहीं से ही एक नारा दिया था, दिल्ली चलो का। इसके अलावा उनका एक दो नारा और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। कुछ इस प्रकार के और नारे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा उस समय प्रसिद्ध हो रहे थे। 1943 में आज़ाद हिंद फौज के अंदर में ही उन्होंने एक कहें बहुत बड़ा निर्णय लिया था, आज़ाद हिंद सरकार बनाने का फैसला उन्होंने किया था। यानी 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार बनाया, आज़ाद हिंद फौज के सेनापति होने की हैसियत से आज़ाद हिंद सरकार बनाई। एक तरीके से अस्थायी सरकार भारत में उन्होंने बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध एक तरीके से हम कह सकते हैं। इसको करीब करीब 11 देशों ने मान्यता भी दी थी उस समय, जैसे जापान है या सिंगापुर है, कोरिया, इटली, जर्मनी, रूस, चाइना, मंचूरियन, इस टाइप के जो कुछ देश हैं, कोरिया हो गया, तो इन लोगों ने मान्यता भी दी थी। तो करीब 11 देशों ने इसको मान्यता दी थी। इनके जीवन में एक बहुत बड़ा जो प्रश्न चिन्ह उठता है कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो इस पे विवाद उठते रहे हैं। करीब जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी फैसला दिया था, या कहीं कि एक आदेश सुनाया था कि सुभाष जी की मृत्यु से संबंधित जो आशंकाएं हैं, उससे संबंधित जो एक PIL दायर हुई थी, उस पर उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि एक पीठ, एक स्पेशल बेंच का गठन किया जाए और वो इस बात की जांच करे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, उसके जो रहस्य है, उसके जो डॉक्यूमेंट है, उसका पर्दाफाश करें, उसकी खोजबीन करें, उसका शोध करें। और 2018 को जब आज़ाद हिंद सरकार जो कि 1943 में बना हुआ था, उसका जब 75 साल पूरा हुआ, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से उसको सम्मान देने के लिए लाल किले पे जो झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को हर साल झंडा फहराया जाता है वहाँ पर, लेकिन उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जाकर के झंडारोहण वाला काम किया, जो कि किसी भी स्वतंत्र भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर के अतिरिक्त किसी अन्य दिन, यानी कि आज़ाद हिंद सरकार के बनने के दिन, उन्होंने वहाँ पर झंडारोहण किया था। उनकी मृत्यु से संबंधित जो था कि जापान जैसे है, जापान 18 अगस्त को मनाता है उनकी जो शहीद जयंती है, बहुत धूमधाम से जापान में मनाया जाता है। भारत में कुछ लोग का मानना है कि 15 अगस्त 1945 का उनका देहावसान हुआ था, और उनके जो परिवारजन हैं उनका ये मानना है कि नहीं, उनका जो मृत्यु है 18 या 15 अगस्त 1945 को नहीं हुआ था, बल्कि उसके बाद में हुआ था, क्योंकि रूस में उनको नज़रबंद कर लिया गया था।
तो जो भी घटनाएं थी इससे संबंधित जो अन्य जानकारियाँ मिलेंगी उसको साझा किया जाएगा। लेकिन इससे संबंधित जो आपके पास जानकारी हो कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, उनका रहस्य क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में कार्यवाही कहाँ तक आगे बढ़ पाई है, उससे संबंधित आप बता सकते हैं कि उसमें क्या प्रगति हुई है। फिलहाल इसमें इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।